हेलो दोस्तों। देखो, हम इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ें देखे थे और उसके बाद फिर हम जनरेशन देखे थे। तो देखो, जनरेशन वाले में सबसे मुश्किल क्या होता है, जनरेशन के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सबसे मुश्किल ये होता है कि हार्डवेयर कौन सा यूज हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, इनपुट डिवाइस कौन सी यूज हो रही है, ये भूल जाता है। तो इसीलिए मैं ये सोचा कि एक समरी टाइप का एक वीडियो बना देता हूँ और जिससे और उसकी थोड़ा सा कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देता हूँ, जिससे क्या हो ना, परेशानी नहीं हो, क्योंकि ये भूलने वाली समस्या इसमें ज़्यादा रहती है। तो आज हम उसी के लिए हम वो वही एक समरी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखो, कल का अगर वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें सबसे पहले नंबर पे मैं हार्डवेयर डिस्कस किया था कि किस जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर यूज होता था। हार्डवेयर का मतलब आप ये बोल सकते हो ना कि प्रोसेसिंग यूनिट जैसे आज के टाइम में क्या छोटी छोटी चिप्स आती है ना, उनका यूज़ किया जाता है। मदरबोर्ड के अंदर लगी होती छोटी छोटी जिनमें माइक्रो प्रोसेसर ये सारी, तो वो जो चिप्स होती हैं आज के टाइम में यूज होती हैं। तो इसी तरह प्रोसेसिंग के लिए हर जनरेशन में कुछ ना कुछ एक छोटी डिवाइस यूज होती थी। अब उन्हीं के बारे में, उन्हीं को हार्डवेयर करके क्वेश्चन पूछता है या प्रोसेसिंग यूनिट भी पूछे तो आप इससे कभी कंफ्यूज मत होना ना। तो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं फर्स्ट जनरेशन की। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था क्या, वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब। ये बहुत बड़ा सा होता था वैक्यूम ट्यूब, आप फोटो देखना, उसमें साथ में लगाया भी हूँ जो नोट्स दिया था। और सेकंड जनरेशन की बात करूँ तो सेकंड जनरेशन में फिर उसके बाद यूज होने लग गया था ट्रांजिस्टर। ये भी बहुत बड़ा हुआ करता था लेकिन इसके तुलना में थोड़ा सा क्या छोटा था, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे समय बढ़ा तो सेकंड जनरेशन, वो थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन में आईसी यूज होने लग गई, क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी यूज होने लग गई। थर्ड के बाद फिर फोर्थ जनरेशन आई। तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लग गया, क्या, माइक्रो प्रोसेसर। अब ये दो टाइप के कई सारे वर्जन होते थे, 8088 करके, 8000 ऐसे करके। अब इसी को VLSI भी बोलते हैं, क्या, VLSI। फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आई जो आज के टाइम में भी यही सेम जनरेशन चल रही है। तो इसमें ULSI, इसमें क्या, छोटी छोटी चिप, बहुत छोटी छोटी जो वो लग जाती थी। आजकल देखते हो ना माइक्रो प्रोसेसर कितना छोटा सा होता है, अगर मोबाइल का देखो तो कितना छोटा सा लगा रहता है। तो ये यूज होने लग गई ना। तो वेरी लार्ज सर्किट इंटीग्रेशन ना, वे अल्ट्रा लार्ज सर्किट इंटीग्रेशन ये करके वो होता है, ये सर्किट या स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऐसे करके। अब मेन जो हमारा इस वीडियो का मेन मोटिव है ये है कि हम इसका याद करें कुछ ऐसी ट्रिक बना के कि ये हमारा सीक्वेंस वाइज याद हो जाए। अब देखो, यहाँ वैक्यूम ट्यूब किससे, V से शुरू हुआ, यहाँ ट्रांजिस्टर किससे, T से शुरू हुआ, IC इंटीग्रेटेड सर्किट I से शुरुआत हुई, माइक्रो प्रोसेसर M से, और या तो फिर ये VLSI का V से, और फिर ये U जो है ये U से शुरू हुआ। तो ये हो गया हमारा क्रम, ठीक। अब इसका एक अगर सीक्वेंस बनाए तो VTI और I के बाद VU ऐसा कुछ बन रहा है। अब ये भी याद करने में मुश्किल है कि ये क्या, इसका कोई वर्ड तो बन नहीं रहा है, तो याद करना मुश्किल है। तो क्या होता क्या है, तो आज आमतौर के जैसे क्या होता है, कोई आदमी साल भर नौकरी करता है, साल भर जॉब करता है, तो लास्ट में क्या होता है, थक जाता है। तो थकने के बाद वो वेकेशन में कहीं ना कहीं घूमने जाता है। तो एक था जो घूमने के लिए वेकेशन फ्लोरिडा गया, फ्लोरिडा जहाँ वे समुद्र का किनारा, मतलब खूब वो है और खूब अच्छा मतलब माहौल है, वहाँ घूमने के लिए अपनी वेकेशन मनाने के लिए गया है। अब फ्लोरिडा कहाँ पे स्थित है, USA में स्थित है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा वो मतलब याद करने। अब इसी से हम एक सेंटेंस बनाएंगे। अब जैसे इसी से देखो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आप एक सेंटेंस याद करो, टायर्ड वेरी टायर्ड इंडियन मैन। कौन सा आदमी था वो, इंडियन मैन। वेरी टायर्ड इंडियन मैन ऑलवेज, ऑलवेज आप नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ऑलवेज। वेरी टायर्ड इंडियन मैन गो वेकेशन इन USA। अभी ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं करेक्ट इससे मुझे नहीं मतलब, लेकिन आप इसको याद रख लेना। वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ इंडियन आदमी जो कहाँ जाता है, USA में वेकेशन के लिए जाता है। अब इससे हमारा ये क्रम याद हो जाएगा। वेरी से क्या हो जाएगा, वेरी से हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। टायर्ड से हो जाएगा ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर। इंडियन से क्या हो जाएगा, IC। और देखो ये मैन गो वेकेशन, इससे दोनों चीज़ें आपको आ जाएंगी। M से आपको अगर पेपर में क्वेश्चन अगर आता है माइक्रो प्रोसेसर का तो इससे भी मिल जाएगा। अब VLSI का आता है तो VLSI मतलब वेकेशन से VLSI भी बन जाएगा। तो मैं ऐसी ट्रिक बनाया हूँ ना कि जिससे दोनों आपका कवर हो जाए। अब फिर उसके बाद USA ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या अल्ट्रा लार्ज, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा ट्रिक है, इसके थ्रू आप आसानी से इसको हार्डवेयर किस जनरेशन में कौन सा यूज हुआ ये याद कर सकते हो। वेरी टायर्ड इंडियन मैन
कैन गो वेकेशन इन यूएसए, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी बात किसकी, हार्डवेयर को याद करने की। अब उसके बाद अगर हम बात करें मेमोरी को याद करने की, किस जनरेशन में कौन सी मेमोरी यूज़ की जाती थी। अब देखो मेमोरी वाला टॉपिक मैं आपको बताया था, तो मेमोरी वाले टॉपिक में सबसे पहले मैग्नेटिक टेप में बताया था सेकेंडरी मेमोरी में। तो वो मैग्नेटिक टेप जो था वो पहले के टाइम में यूज होती थी, आज के टाइम में नहीं यूज होता था। तो उसको उसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, इसको आपको सिंपली बस इतना याद रखना था है कि सबसे पहले मैग्नेटिक मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम या मैग्नेटिक टेप यूज़ होता था। तो ये पहले जनरेशन की हो गई, क्योंकि अब ये यूज होना बंद हो गया, तो पहले जनरेशन की बात है। फिर उसके बाद आया क्या, मैग्नेटिक कोर आया स्टोरेज के लिए। फिर आया मैग्नेटिक कोर या मैग्नेटिक डिस्क आया, लेकिन डिस्क अगले में है। मैग्नेटिक कोर आ गया, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे डिस्क भी आने लग गया था। फिर उसके बाद बात करें थर्ड जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन में सेमी कंडक्टर की बनी हुई मेमोरी आने लग गई थी। सेमी कंडक्टर की मेमोरी, जैसे मैग्नेटिक डिस्क जो होती है ना, मैग्नेटिक डिस्क में जैसे क्या हार्ड डिस्क आती है और एफडीडी आती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये सब बताया था ना आपको। तो ये सारी मेमोरी आने लग गई थी। फिर अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें तो वहाँ पे भी सेमी कंडक्टर की ही बनी हुई डिवाइसेस आने लग गई थी, लेकिन जो उनकी प्रोसेसिंग या साइज है वो बहुत ज़्यादा क्या होती थी, वो फास्ट होती थी। जैसे इसके अंतर्गत क्या हुआ, रैम मेमोरी आ गई, रोम आ गई, प्रोसेसिंग के लिए रैम रोम ये सारी मेमोरी यूज होने लगी, और हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क इन सब में भी यूज़ होने लगी। ये फोर्थ जनरेशन की बात है। फिर उसके बाद आई फिफ्थ जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन में आज के टाइम में आप कौन सी मेमोरी यूज कर रहे हो, आज के टाइम में आप एसएसडी यूज करते हो। एसएसडी हार्ड डिस्क का रिप्लेसमेंट क्या है, हार्ड डिस्क का रिप्लेसमेंट एसएसडी है ना। तो आज के टाइम में एसएसडी यूज होती है, जो बहुत ही फास्ट होती है, और ऑप्टिकल डिस्क यूज होती हैं, ऑप्टिकल जैसे सीडी डीवीडी ये सारी चीज़ें। और फ्लैश डिस्क में जैसे यूएसबी एसएसडी हो गई, और उसके बाद पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड। तो ये सब आज के टाइम में यूज होने लगते हैं। ये बहुत क्या फास्ट थी, साइज भी इनकी क्या थी, छोटी थी, सिक्योर थी। तो ये सारा था। तो इसमें आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको मेमोरी वाला टॉपिक बताया था। मेमोरी वाले टॉपिक में सबसे पहली मेमोरी क्या थी, मैग्नेटिक टेप। मैं उसको मैग्नेटिक ड्रम भी कहते हैं। अब ये बहुत बड़े साइज की होती थी। जैसे जैसे नीचे आप आते जाओगे साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है ना। और स्पीड क्या होता जाएगा, स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें याद रखना, ये तो जेनेरिक है, ये हर जगह ये काम आएगा। तो मेमोरी मैग्नेटिक टेप हो गया। फिर मैग्नेटिक कोर आया। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर की बनी हुई मेमोरी आने लग गई। अब फिर उसके बाद आज के टाइम में हम एसएसडी यूज़ ही कर रहे हैं। तो इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है हमको वो करने के लिए, याद करने के लिए। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट में चलें तो नेक्स्ट हमारा अगला वो है, चलो हाँ, अब नेक्स्ट ये हो गया क्या क्या, मेमोरी हो गया। अब मेमोरी के बाद हार्डवेयर हो गया। अब जो है इनपुट डिवाइस, कौन सी इनपुट डिवाइस कब किस जनरेशन में यूज़ होती थी हम इनपुट देने के लिए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला आपको थ्योरी जब पढ़ाया था मैं, तो उसमें सब बताया था कि सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस है जो इनपुट देने के लिए प्रयोग किया जाता था वो क्या था, पंच कार्ड। तो फर्स्ट जनरेशन में ऑब्वियस सी बात है सबसे पहला था, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हो जाएगा, पंच कार्ड था, या तो और इसके जगह पेपर टेप्स का प्रयोग होता था। लेकिन ये क्या था ना, ये कभी क्वेश्चन नहीं, पेपर में नहीं आएगा। पंच कार्ड बहुत पूछा जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो सबसे पहला इनपुट डिवाइस था पंच कार्ड, वो यूज होता था। फिर उसके बाद सेकेंड जनरेशन में भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, सेकेंड में भी पंच कार्ड का ही प्रयोग होता था। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन की बात हो गई, तो थर्ड जनरेशन तक आदमी बहुत डेवलप हो गया था। तो वो क्या, कीबोर्ड बना लिया था। तो कीबोर्ड का उसने प्रयोग करने लगा था। कीबोर्ड, आउटपुट के लिए मॉनिटर, ये सारी डिवाइसेस बन गई थी। आईबीएम सबसे ज़्यादा इसमें रोल प्ले किया था, इसने ये सब बना दिया था। फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में फिर क्या आ गया था, माउस आ गया था, और स्कैनर का डेवलपमेंट हो गया था, लाइट पेन, ये जितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें आप देखते हो इनपुट डिवाइस, वो सब हो गई थी। अब उसके बाद फिर अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो आज के टाइम में सबसे जो इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो टच स्क्रीन है। आप टच करके इनपुट देते हो। और उसके बाद फिर वॉइस का है, वॉइस के थ्रू आप इनपुट देते हो। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा खास ट्रिक की जरूरत नहीं है। शुरुआत के दो में तो पंच कार्ड है, फिर उसके बाद कीबोर्ड, माउस, और फिर इसके बाद ये टच स्क्रीन और ये सारी चीज़ें आ गई थी। अब इसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज की, कि कौन से जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होने लग गई थी उसकी, तो अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी मशीन भाषा का यूज़ होता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो वो हार्डवेयर वाला, वो ज़्यादा उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और सेकंड ये लैंग्वेज वाला। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। अगर सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। असेंबली लैंग्वेज की अगर बात करें, जैसे ये फॉर्ट्रान हो गई और कोबाल हो गई साइंटिफिक काम के लिए, ये सारी लैंग्वेज यूज़ होने लगी थी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर थर्ड की जनरेशन की बात करें
थर्ड जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन में एक बेसिक लैंग्वेज आ गई थी, और बेसिक के साथ साथ पास्कल लैंग्वेज आ गई थी। ये जो थी ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज थी। कैसी? हाई लेवल। ये वाली जो थी ना, ये लो लेवल लैंग्वेज थी, ये दोनों, लेकिन ये क्या, हाई लेवल लैंग्वेज थी। फिर उसके बाद अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें, तो फोर्थ जनरेशन में इनके पास सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, और इसके साथ साथ एसक्यूएल, इन सब का डेवलपमेंट हो गया था। फिर अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें, तो फिफ्थ जनरेशन जो आज के टाइम में चल रही, तो आज के टाइम में ये लैंग्वेज भी यूज होती है, फोर्थ वाली भी, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर हैं, जिनसे काम ज़्यादातर होता है, ये पाइथन हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के लिए ये सारी प्रोलॉग, पर्ल और लिस्पो और पर्ल, ये सारी जो जितनी लैंग्वेज हैं, ये सब यूज़ होने लग गई हैं। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो अभी मैं कुछ ही लिख रहा हूँ, PHP OHP ये सारी सब फोर्थ में ही आ जाएंगी, तो ये सारी लैंग्वेज यूज़ होने लग गई थी। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें OS की, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कब यूज़ हुआ है, अगर इसकी बात करें, तो शुरुआत में जब फर्स्ट जनरेशन आया था, तो उस समय नो ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो जो प्रोसेस होता था ना, मतलब जो काम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेस पे वो किया जाता था, वहाँ पे बैच ऑपरेटिंग, क्या बैच का यूज़ किया जाता था। तो एक तरह से आप कह देते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था, मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग। अब आप पूछोगे सर ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग क्या था? इसमें क्या था ना, एक प्रोसेस का एक बैच बनता था, अब वो जाता था CPU में, मतलब वैक्यूम ट्यूब के पास, अब वो एग्जीक्यूशन उसका होता था, और फिर जब एग्जीक्यूशन खत्म होता था, तब फिर ये बाहर आ जाता था। तो जब तक ये बैच जो है प्रोसेस का इसके जाके एग्जीक्यूट होकर बाहर नहीं आ जाता था, तब तक यहाँ पे जितनी प्रोसेस है सब इंतजार किया करती थी। एक एक बैच बन के जाता था, प्रोसेस होता था, आउटपुट मिलता था। तो ये होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब फिर उसके बाद सेकेंड जनरेशन की बात करें, तो सेकेंड जनरेशन में भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, लेकिन इसी को और थोड़ा सा मतलब वो कर दिया, डेवलप कर दिया गया। तो इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग टास्क होने लग गया था। कैसा टास्क होने लग गया था? मल्टी प्रोग्रामिंग टास्क होने लग गया था। फिर उसके बाद अगर बात करें थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। कैसे? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। और उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे आ गए थे। ये सब क्या होते हैं मैं इसको बताऊंगा, अभी यहाँ डिटेल में इतना डिस्कस कर नहीं पाएंगे। फोर्थ जनरेशन था, तो फोर्थ जनरेशन में फिर माइक्रोसॉफ्ट की एंट्री हुई, तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट कर दिया। तो जैसे यहाँ पे डॉस तक ही सीमित था थर्ड में, अब फोर्थ में ये विंडोज़ आ गया। तो यहाँ से GUI टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जिसमें कलरफुल इमेज दिखती थी, GUI टाइप के एप्लीकेशन, जैसे विंडोज़ का हो गया, विंडोज़ के साथ साथ मैक OS हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, जिससे क्या कंप्यूटर चलाना सीखना बहुत ईजी हो गया। और इसके बाद अगर फिर फिफ्थ जनरेशन जो आज के टाइम में चल रही है, इसको बात करें, तो आज के टाइम में तो अभी चल तो वैसे यही रहे हैं GUI वाले ही, लेकिन फिर भी AI की वजह से, AI आने की वजह से लोग नया नया डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी AI का यूज़ कर रहे हैं। तो AI की वजह से इसमें AI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम आज के समय में आने लग गए हैं। ठीक है ना? तो ये बात हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना और याद कर लेना, क्योंकि इसी से एक नए क्वेश्चन हर बार आता है और आएगा भी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है और कन्फ्यूजन के चक्कर में गलत हो जाता है। लेकिन मैं आज ये ट्रिक आपको बता दिया हूँ, अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वेरी टायर्ड इंडियन मैन गो इन वेकेशन, ठीक है ना? अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो, अगर ये आपको कहीं लगे कुछ अच्छा कर सकते हो तो कर सकते हो। फिर ये मेमोरी का कैसे क्या है, फिर उसके बाद इनपुट डिवाइस, लैंग्वेज कौन सी क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट जो है अगला कंप्यूटर के बारे में, मतलब इसके बेसिक का ही शुरू करें। अगला जो है अगला टॉपिक एकदम इसी तरह डिटेल